Okay, so today in vectors, एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने देखा, सब्ट्रैक्शन देख लिया। सब्ट्रैक्शन में हमने ये समझ लिया कि सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी सिमिलर टू एडिशन, लेकिन ड्रॉ करते समय क्या डिफरेंस आता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है कि इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स, लेटर से आई हैव वन वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ये ए वेक्टर है, एंड लेटर से वी हैव अनदर वेक्टर बी जो इस टाइप का है, यहाँ पर बी वेक्टर है। ठीक है, अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू वेक्टर्स, सबसे पहले एक फ्री वेक्टर कंसेप्ट से, एडिशन में हम लोग क्या करते थे, हेड को टेल से, टेल को हेड से, हेड से टेल को, ऐसे ये ज्वाइन करते थे, राइट। यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फ्री वेक्टर कंसेप्ट से मैंने पहले इसको उठाया और दोनों के जंक्शन को जोड़ दिया। इसे हम लोगों ने को इनिशियल कहा था, अगर याद हो तो, को इनिशियल। ठीक है ना, व्हेन वी से दैट ए टू बी, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए, यहाँ दो ऑप्शन है अपने पास, आइदर वी कैन डू ए माइनस बी और वी कैन डू बी माइनस ए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द सिचुएशन। ओके, सो अगर मैं कहता हूँ ए माइनस बी और मैं कहता हूँ b माइनस ए, दोनों में क्या डिफरेंस है डायग्राम वाइज हम लोग समझेंगे। इफ़ आई से a माइनस बी, ओके, a और b को हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अगर मान लीजिए ये कोई वेलोसिटी है a माइनस बी, मुझे वेक्टर निकालना है, तो a माइनस बी आता कैसे है, ये वेक्टर कैसे आएगा और डायरेक्शन कैसे बताएगा। अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूँ तो a शुड बी फाइनल देन इनिशियल। ये बात समझ में आई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी टू गेट द डिफरेंस, बनी बात है। तो जो हम पहले लिख रहे हैं वो फाइनल पोजीशन है। इसका मतलब अगर मैं इस वेक्टर के बारे में बात करता हूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये एरो ऐसा बनेगा a माइनस बी। ओके, और अगर मैंने b माइनस ए लिखा तो b फाइनल पोजीशन है, मतलब वहाँ पहुँच चुके हम लोग, b माइनस ए, और b माइनस ए में क्या होगा, ये डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो जाएगी। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, और एक मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि एडिशन में आप क्या करते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल तो फॉलो होता ही है, लॉ ऑफ ट्राइंगल फॉलो होता ही है। अब इसको हम लॉ ऑफ ट्राइंगल से समझने का प्रयास करेंगे। लेटस से इसका नाम मैंने दे दिया सी, ठीक है, इस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने सी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल अगर आप इसमें बात करें तो आई कैन से बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यस और नो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल। जो दोनों सपोर्टिव हैं, सपोर्टिव का मतलब सी का अगर आप टेल देखेंगे तो ए के हेड से कनेक्टेड है, मतलब दीज टू आर कनेक्टेड, दीज टू आर सपोर्टिंग, इन्हीं को एडिशन करेंगे तो a प्लस सी हो गया ना। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड c, मुझे तो c चाहिए, तो अगर मैं c को आइसोलेट करना चाहता हूँ मैथमेटिकली तो व्हाट आई कैन राइट, c इज इक्वल टू, इज इट नॉट b माइनस ए, यस और नो। तो देखिए मैंने जो सिंबल लिया था वो इसी का लिया था, और क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और मेजर डिफरेंस, अगर मुझे a प्लस बी करना है और a माइनस बी करना है तो डायग्राम वाइज उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इफ़ आई हैव a, दिस वेक्टर बी a एंड लेट वन वेक्टर दिस बी b, ये है b। एनी डाउट्स अप टिल नाउ, यहाँ कोई दिक्कत। अगर मुझे इसे ऐड करना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल व्हाट वी हैव स्टडीड इज एब्सोल्युटली राइट, but to implement addition and subtraction together I will apply parallelogram। मैं इसमें एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो b वेक्टर है इसका एक रेप्लिका मैं यहाँ पर तैयार करूँगा ऑफ सेम लेंथ, मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ये b बन गया। ओके, और a के पैरेलल इन दोनों को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया।
एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये मत कहिएगा कि सर आपने बी ऐसा लिया था इसलिए पैरेललोग्राम बना। मैं बी ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें भी पैरेललोग्राम बना सकता हूँ, बनी बात है नहीं। इफ आई कैन ड्रॉ पैरेलल लाइन लाइक दिस एंड जॉइन दिस, तो फिर से पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम इज पॉसिबल। अब इसमें इस पैरेललोग्राम में आप देखें, अगर मैं इसके दो डायगोनल बनाता हूँ, एक डायगोनल ये वाला, तो ये मुझे हमेशा एडिशन देगा, ये हमेशा मुझे एडिशन देगा, चाहे मैं, क्योंकि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब आप ऊपर से जाना चाहें तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी डायगोनल, b प्लस ए इज इक्वल टू सी। एडिशन में a प्लस बी, b प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ओके। एंड व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? तो नेक्स्ट डायगोनल विल शो सब्ट्रैक्शन। नाउ a to b, b to a, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन दैट। फाइनल माइनस इनिशियल, अगर मैं a to b कहता हूँ, a to b कहता हूँ, देन इट इज b माइनस ए, एंड b माइनस ए मतलब ये डायरेक्शन होगी। ये बात समझ में क्लियर है? तो डायग्राम वाइज आपको समझ में आया कि वेक्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क है। ये बात क्लियर हुई? यस? ओके। आपको कुछ भी लगता है नोट करना है तो नोट करते रहें। नेक्स्ट टाइटल जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, बिफोर दैट लेट्स कंटिन्यू विथ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को बता देते हैं। ओके। अच्छा, पैरेललोग्राम की स्पेलिंग क्या है थोड़ा बताइए, मुझे गलत लग रही है। PARALLOGRAM। सब कंफ्यूज ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हम पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से बता सकते हैं, तो उन दो एडजेसेंट साइड से बनने वाला डायगोनल विल शो द एडिशन ऑफ वेक्टर। सिंपल, ठीक है? ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके। ओके, सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें मैंने दो ट्रायंगल्स बनाने का प्रयास किया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों ट्रायंगल बता दिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसी से डील करता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या करता है? नाउ टू अंडरस्टैंड पैरेललोग्राम लॉ, वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया और इसके दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं? एनी टू वेक्टर्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा ठीक से नहीं बना है, भावनाओं को समझेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, देन सी गिव्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, देन सी गिव्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, ये सीधी सी बात। अब आपके स्कूल में इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा टू वेरीफाई। उसका एम क्या होगा? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्कूल में क्या लिस्ट दी है। ठीक है, हर स्कूल में अलग अलग लिस्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन एपरेटस जो अवेलेबल हैं।
ये काफ़ी कन्वेंशनल और पुराना प्रैक्टिकल है, तो मोस्ट ऑफ द स्कूल डज हैव दिस सेटअप इन देयर स्कूल। तो आप जब स्कूल प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट दीवार पर एक बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड चिपका होगा, ठीक है, माउंटेड होगा, जिस पर कुछ पुल्लीज लगी हुई होंगी। क्या ऐसा सेटअप आपके स्कूल में है? देखा नहीं है ना, ऑब्जर्व नहीं किया, शायद लैब अभी गए नहीं, अभी शुरुआत है ना, ठीक है। जब भी जाएं देखें, अगर ये सेटअप है देन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारे कोर्स में है और वो वाला प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो ये जो पुलीज हैं यहाँ पर, इससे करना क्या है कि आपको कुछ वेट्स को हैंग करना है, ठीक है। तो ये जो पुली है, पुली समझते हैं आप लोग, हिंदी में शायद गिर्री वगैरह कह लेते हैं इसको, है ना, गिर्री और समथिंग लाइक दैट। तो धागा लिया हमने और उससे कुछ वेट यहाँ पर हमने हैंग कर दिया, ठीक है। ये हमने कुछ वेट्स इसमें हैंग कर दिए एंड वी प्रॉपरली सेट इट इन इक्विलिब्रियम। आपको थोड़ा थोड़ा सा इनको चला के देखना है सो दैट वो पुली बीच में, कभी कभी क्या होता है एल्यूमिनियम की पुली यूज़ करते हैं, वो फ्रिक्शन से फंस जाती है, तो वो नहीं चाहिए हमें, है ना। प्रॉपर मूवमेंट आए तो किसी हर वेट को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे चला के एक बार उसको फ्लेक्सिबल करके किसी एक बैलेंस पॉइंट पर रोक देना है, ठीक है। मतलब पुली जो है उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए कायदे से, ओके। बट एट टाइम्स सस्ता सेटअप अगर है तो फ्रिक्शन के कारण फंसता है, तो थोड़ा सा आप वेट को ऊपर नीचे हल्का सा, बहुत खेलना नहीं कि मस्त झूला झूल रहा मज़ा आ रहा है टाइप का, वो नहीं करना है, ठीक है। आपने वो सेटअप इक्विलिब्रियम पे लिया है, आपको इसके पीछे एक शीट मिलेगी, उसको इसके पीछे आपको पिन कर देना है। ड्राइंग पेन वगैरह होती है ना, जो चार्ट पेन, उससे आपको इसको पिन कर देना है, एक पेपर, वाइट पेपर। देन यू विल बी प्रोवाइडेड विथ अ मिरर, ठीक है। जैसे स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड का अंदाज है सबको, है ना, ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, मलेरिया टेस्ट, तो स्लाइड बनाते हैं, कैसे कांच की पट्टी होती है, ऐसे छोटा सा मिरर होगा, मिरर, ठीक है। मिरर मतलब समझ गया आप, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट ना, कांच नहीं है, वो मिरर है। वो पट्टी दी जाएगी, उस पट्टी को आप कागज और धागे के बीच में डालेंगे और इट विल बी रेस्टिंग ऑन पेपर। वो जो मिरर है वो पेपर पे रेस्ट करना है। फिर आप एक आंख से धागे की इमेज उस मिरर में देखेंगे एंड यू विल टिल्ट योर हेड इन सच अ वे कि मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो और धागा वो अलाइन हो जाए, अलाइन हो जाए, ठीक है। यू शुड नॉट सी इमेज एट ऑल। जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपको पेंसिल से मिरर पे वो मार्क लगाना है जहाँ पर आपको धागा दिखाई दे रहा है पर इमेज नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या होगा कि यू आर नाउ प्रॉपरली अलाइंड। ये बात समझ में आई? तो आपने वहाँ पर एक निशान लगा लेना है। लेटस से मैंने एक निशान इधर और एक निशान इधर लगा लिया, मिरर के आगे ऐसा मिरर डाला, ऊपर नीचे लगा लिया, ऐसे इधर से भी डाला, इधर ऊपर नीचे बना लिया और नीचे 3 हमने ऐसे डॉट्स बना लिए, ठीक है। ये डॉट्स बनाने के बाद अब आपको ये पेपर यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। मैं पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ये पेपर यहाँ से निकाल लेना है। अब आपका इस सेटअप से काम ख़त्म हो गया। अब काम ख़त्म मतलब मैं इस सबको अब मूव करने वाला हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से गायब, और अब पेपर पर मुझे 3 ये डॉट्स मिल गए, 6 डॉट्स, ठीक है। इनको हमें ज्वाइन करना है, इनको हमें ज्वाइन करना है। नाउ इफ दीज आर नॉट गेटिंग अ कॉमन पॉइंट, इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप गलत हो गया। पेपर पे देखिए, जैसे अभी क्या हो रहा है, ये तो मैंने अंदाज से बनाया था, देखिए इंटरसेक्ट नहीं हो रहे ना तीनों, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप गलत हो गया, ठीक है। अभी चूँकि फ्री हैंड चल रहा है तो मैं इसको ऐसे अलाइन करता हूँ कि ये इंटरसेक्ट करे, ठीक है। भावनाओं को समझ रहे हैं आप? ओके, अरे अभी भी नहीं कर रहा, एनीवेज, ठीक है। सो आई हैव दीज 2 डॉट्स।
नाउ डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वेट, मान लीजिए यहाँ पर आपने 100 ग्राम, इधर 150 ग्राम लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 एंड 150 ऐसे ग्राम ले लिया, और यहाँ पर आपने एक अननोन वेट, आपको तो पता है, आपने बैलेंस किया हुआ है, आपने नापा हुआ है, ठीक है। अब आप एक छोटी सी यूनिट अपने हिसाब से ले लेंगे, एक स्केल लेंगे कि एवरी 50 ग्राम इज इक्वल टू मे बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, या 25 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, आप एक मार्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कितना ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर, भाई इधर 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 6 सेंटीमीटर, मतलब इधर 4 इधर 6 बना लिया आपने। अब आप इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ठीक है। इसकी लेंथ आपको देखनी है, इट शुड बी इक्वल, इट शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द स्केल टू द वेट अप्लाइड डाउनवर्ड्स। इसको जब आप नापेंगे, मान लीजिए कि ये आपने लिया 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया 6 सेंटीमीटर, और ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू 8 सेंटीमीटर यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वेट है वो कितना होना चाहिए आपका, 200 ग्राम। ये बात समझ में आई, ठीक है। एंड अगर ये ऐसा होता है कि आप यहाँ देखते हैं, हाँ इट वॉज टेकन एज 200 ग्राम्स, देन योर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज वेरीफाइड। आ गई बात समझ में? डिफ़िकल्ट लगा क्या ये प्रैक्टिकल? अब जब स्कूल में करेंगे तो आपको थोड़ा सा आज का समझाया हुआ थोड़ा सा तो याद रहेगा, है ना। 100% याद तो नहीं रहेगा, पर याद तो रहेगा। चलिए, तो ये एक प्रैक्टिकल्स का सेटअप आपको अभी स्कूल में करना होगा। नहीं भी करा है तो आज मैंने आपको एक बता दिया प्रैक्टिकल कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को वेरीफाई किया जाता है, ये एक प्रैक्टिकल होता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट टू स्टडी इन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज, क्या मैं न्यू बनने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैथमेटिकली निकाल सकता हूँ? ये तो डायग्राम है, क्या डायग्राम के अलावा मैथमेटिकली हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं? और अब हम वही करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई हैव 2 vectors A and vector B, and there is some angle between these 2 vectors. Let us say this angle is theta. यहाँ तक सब कुछ एग्रीड है, ठीक है। चलिए, तो ये एंगल हो गया मेरा कितना, थीटा एंगल। ओके, नाउ आई वांट लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, जिसको मैं अभी नाम दे रहा हूँ रिजल्टेंट। क्या नाम दूंगा मैं इसको, रिजल्टेंट, और इसके आगे मैं यही शब्द का प्रयोग करूंगा, रिजल्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज रिजल्टेंट। ओके, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ R, आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R ये हमें करना है। तो कैसे करें भाई, पैरेलल कंडीशन के हिसाब से ये A हो जाएगा वेक्टर। वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर एंड एक्सटेंड B टू कंप्लीट दिस ट्राइंगल एज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ये बात समझ में आ गई क्या करना है, ठीक है। एक राइट एंगल बना लिया हमने, नामकरण कर दें, लेट अस से दिस इज O, A, B, लेट अस नेम दिस एज C, दिस एज D। एनी आपत्ति अप टिल नाउ? अब क्या ये एंगल भी थीटा होगा? थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए। इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल एज थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? यस, है ना। क्यों? दोनों लाइनें पैरेलल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल वाले कंसेप्ट से ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, अब क्या मैं ए वेक्टर का कंपोनेंट, देखो ये कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, आगे ना, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। क्या मैं वेक्टर ए का कंपोनेंट ले सकता हूँ? आंसर इज यस। अगर मैं इसे एक्स और इसे वाई, या एक्सिस के हिसाब से इसे एक्स और इसे वाई कहता हूँ, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन, इट्स नॉट tan,
है ना, यस और नो। तो y की वैल्यू क्या होगी, इज इट नॉट a sin थीटा? यस, सिमिलरली x कुड बी a cos थीटा, यस और नो। एनी डाउट अप टिल नाउ? ये कंपोनेंट समझ में आया क्या? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट अगर आपको निकालने आ गया तो आपने आधा 11th तो जीत लिया, आप समझ लें। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और वेक्टर्स। अगर ये चीज़ें आपकी मजबूत हैं तो आपका फिजिक्स निपट गया। ठीक है, यहाँ तक ओके, क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर अगर मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैं जब मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, यस। और जब आर का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली इट्स मैग्नीट्यूड ना, यस और नो। तो मॉड भी लगाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, तो आर स्क्वायर कर दिया, कहानी खत्म है। क्योंकि जो भी साइन है वो पलट गई, खत्म हो गई, स्क्वायर ने तो सारी साइन खत्म कर दी। ये बात समझ में? एंड दिस इज इक्वल टू क्या, मतलब ओ सी इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, चलिए अब आर निकालना है तो अब मैं इसको मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का रूट, यस और नो। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं वैल्यूज़ डालना शुरू करता हूँ। ओ डी कितना है, इज इट नॉट बी प्लस ए कॉस थीटा, यस और नो, होल स्क्वायर, राइट, प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो, और पूरे का रूट, और यही मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, आगे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पर अगर a प्लस भी, अब यहाँ ऊपर जगह नहीं है, मैंने जब पता नहीं क्यों लिख दिया ऊपर, एनीवेज अगर मैं इसको देखूं सॉल्व करूं, ओपन करते हैं, चलिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का रूट, ओके है। अब a और ये a जिसमें साइन और कॉस दिख रहा है, इनको हम साथ में ले आते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बाकी बची चीज़ें बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पूरे का रूट, ओके। फाइनली आर कितना मिला, आर का मॉड इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आ गई बात समझ में? दिस इज रिजल्टेंट और द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है क्योंकि कई जगह पर आपको इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है। सो वी नाउ नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्लियर? अब बात आती है कि भैया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, बिकॉज वेक्टर नीड्स टू पार्ट, वन इज मैग्नीट्यूड, अनदर इज डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का अब हम काम करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? ये जो भी हम डील कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। भले डायरेक्टली अगर आया नहीं आया फाइनल्स में आपके, अगर अभी कोई पीरियोडिक्स वगैरह अगर होने वाली हैं तो उसमें ये सब पूछा जाएगा, इफ़ ये कवर हो गया है तो। ठीक है, हो गया है कवर, अभी स्कूल में नहीं हुआ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, नाउ डायरेक्शन के लिए मैं इसी डायग्राम में काम करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू बी। भाई डायरेक्शन के लिए कुछ तो रेफरेंस लेना है मुझे, सो आई विल टेक रेफरेंस ऑफ नीचे वाला बी। लेट अस से दिस इज एंगल अल्फा। ओके, सो वी नीड टू फाइंड एंगल अल्फा नाउ। ठीक, डायग्राम आप लोगों ने बनाया है, मतलब अगर मैं स्क्रीन आगे भी ले जाता हूँ तो आप डायग्राम अपने कॉपी में रेफर कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट मी नो, ये तो पार्ट एक कंप्लीट हो गया कि आर मॉड इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos theta, and this is magnitude, and this is important formula. Now with respect to direction of r, क्या करें? लेट अस टेक tan अल्फा. ठीक है, tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? डायग्राम देखिए, इस ट्राइंगल का जिसमें अल्फा एंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया है, तो उसके ऊपर क्या आएगा? ऊपर वाले पार्ट में a साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा? b प्लस a कॉस थीटा. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. अब अगर आप कहते कि नहीं सर, अगर मैं a से एंगल लेता तो क्या होता? अगर आप a से एंगल लेते तो यही फॉर्मूला कैसे बन जाता? लेट अस से, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, इसको नोट करना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. अगर मैं tan बीटा निकाल लेता, व्हाट इज़ बीटा? ये जो अभी हम लोगों ने अल्फा इधर का लिया है, लेट अस से दिस इज बीटा. अब आप कहें नहीं सर, अगर मैं ए के रेफरेंस में निकालना चाहूँ तो हमारा पूरा फॉर्मूला पलट जाएगा आफ्टर रिजॉल्विंग दैट ट्राइंगल, आफ्टर रिजॉल्विंग ऊपर वाला ट्राइंगल, क्योंकि अब उसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ना. ये बात समझ में? तो होगा क्या? यू विल गेट इक्वल टू, नाउ दिस विल बी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. ठीक है. याद कैसे रखेंगे कि किसके रेफरेंस में आंसर आ रहा है? साइन और कॉस मिलकर के tan बन जाएंगे. इस पार्ट को आपको छोड़ देना है, बचा हुआ आपको पार्ट बताएगा कि वो किस दिशा से बता रहा है, विथ रेफरेंस टू बी अल्फा, विथ रेफरेंस टू ए बीटा. ये बात याद रहेगी अब कि जिसके साथ साइन या कॉस नहीं है उसके रेफरेंस में, उस वेक्टर के रेफरेंस में हम एंगल बता रहे हैं. ये बात क्लियर हो गई? ठीक है. तो अल्फा वाला पार्ट आपको नोट करना है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, आपसे अल्फा भी पूछा जा सकता है. सामान्यतः मैंने किसी कंपटीशन में डायरेक्शन पूछते हुए तो नहीं देखा, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो रिजल्टेंट जरूर पूछता है, वो रिजल्टेंट जरूर पूछता है. ठीक है. तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर पूरी तरह से समाप्त होता है. अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी, मैं जब कोई चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती तो उसको स्लोली डील करता हूँ, और जब लगता है कि नहीं इसको भगाओ तो वहाँ गाड़ी भगती भी है ना. तो वैसे ही इंपॉर्टेंस आपको भी देनी है. जिस चीज़ को मैं इतना डिटेल में ले रहा हूँ, इसका मतलब है इट हैज़ टू बी टेकन दैट सेंसिटिवली. ओके, ठीक हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ा जाए. नाउ वी विल स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. एंड अगेन, वैसे तो वेक्टर खुद अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है वो देखते हैं. ठीक है.